कहते हैं एक चींटी ही काफी है हाथी के मारने के लिए, और यहाँ तो तीन थी। मूवी की शुरुआत में हमें 3 लड़कियां गीता, दिव्या और जैस्मीन दिखाई जाती हैं, जो एयर होस्टेस हैं। इन तीनों को फ्लाइट उड़ने से पहले ही कस्टम वाले आके पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें कृति सेनन यानी दिव्या की कहानी बताई जाती है। वो हरियाणा के एक छोटे गाँव से होती है और उसका बचपन से ही सपना होता है कि वो बड़ी होकर पायलट बने। उसकी फैमिली का भी यही सपना होता है। वो पायलट की पढ़ाई करने के बावजूद भी किसी भी एयरलाइन में पायलट नहीं बन पाती, और उसने घर पर एक झूठ भी बोला हुआ था कि वो एक पायलट है। इसके बाद हम गीता यानी तब्बू को देखते हैं, जहाँ वो अपने पति सेठी के साथ रहती है, जो कपिल शर्मा है। वो दोनों एक बड़े राजघराने से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में सेठी भाइयों की लड़ाई हो गई। इस वजह से उन्हें अपने खानदान से अलग होना पड़ा। इसके बाद से सेठी कुछ नहीं करता। इसके बाद गीता एयर होस्टेस बन गई और वो एयरलाइन में 20 साल से काम कर रही थी, और उसका सपना था कि वो अपना पीएफ निकलवा कर एक गोवा में अपना रेस्टोरेंट ओपन करे। इसके बाद हम करीना यानी जैस्मीन की स्टोरी देखते हैं। जैस्मीन के माँ बाप का बचपन में ही डिवोर्स हो गया था और वो अपने नाना के साथ रहती थी। उसको बचपन से ही अमीर बनने का शौक था। मुंबई आने के बाद उसने अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट किया, लेकिन वो नहीं चल सका। इसके बाद वो एयर होस्टेस बन गई। ये तीनों कोहिनूर नामी एक एयरलाइन कंपनी में काम करती हैं। इस कंपनी के मालिक का नाम विजय वालिया होता है। इन तीनों को पकड़ने के बाद कस्टम वाले इनसे पूछताछ करती है कि तुम लोगों को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि तुम लोगों को ये काम करना पड़ा। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कोहिनूर एयरलाइन में काम करने वाले लोगों को पिछले 6 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली थी, और इसी के चलते इन तीनों को भी सैलरी नहीं मिली होती। इसके बाद हम इन तीनों को एयरप्लेन में देखते हैं। यहाँ गीता को एक करण वडेरा नाम का कैप्टन मिलता है। इसका गीता के साथ पहले चक्कर था। वो तीनों अपना काम अच्छे से कर रही थी। इसके बाद भी इन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, और तो और अब इनकी डेली अलाउंस भी कट कराने लगी थी। एक दिन जब प्लेन दुबई जा रहा था तो उनके क्रू का एक आदमी मर जाता है, जिसका नाम राजवंशी था। इन तीनों को उसकी शर्ट के अंदर से कई सारे सोने के बिस्किट मिलते हैं, जिसको उसने बेल्ट की तरह अपने सीने पर बांधा हुआ था। ये लोग किसी को भी ये बात नहीं बताती, क्योंकि प्लेन में बैठे लोग पैनिक कर सकते थे। वो वापस से उस आदमी को उस कुर्सी पर बिठा देते हैं। यहाँ पर जैस्मीन कहती है कि मुझे इन्वेस्टर बनना है, और वो दिव्या को कहती है कि तुम्हें भी तो अपना लोन चुकाना है, और वहीं कहती है कि गीता को भी तो अपना रेस्टोरेंट खोलना है। इसलिए जैस्मीन उन तीनों को कहती है कि हम सोने के बिस्किट अपने पास रख लेते हैं। लेकिन इस काम के लिए गीता और दिव्या नहीं मानते, और एयर लैंड होने के बाद सारा सोना कस्टम वाले अपने पास रख लेते हैं। यहाँ पर हम कस्टम ऑफिसर जे को देखते हैं, जिसका अभी अभी यहाँ पर नया ट्रांसफर हुआ था। दिव्या और जे एक दूसरे को पहचानते थे, क्योंकि उन्होंने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की थी और वहाँ एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इसके बाद दिव्या, गीता और जैस्मीन तीनों अपने अपने घर चली जाती हैं। गीता अपने पति सेठी के पास चली जाती है और जैस्मीन अपने नाना के पास, जो मुंबई में ही एक किराए के घर पर रहते थे। वहाँ पहुँचते ही जैस्मीन का मालिक मकान उससे किराया मांगने लगता है, तो वो उसे अपनी एक कीमती घड़ी दे देती है, जो उसने एक पैसेंजर के हाथ से चोरी की थी। उधर दूसरी तरफ जब दिव्या अपने घर पहुंचती है तो हम उसके मम्मी पापा और उसके छोटे भाई को देख पाते हैं। उनके पापा ने अपनी कार बेच दी थी, क्योंकि उनके घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। अब न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है, जिसमें कोहिनूर एयरलाइन की बैंकरप्ट होने की बात की जाती है, लेकिन कंपनी का मालिक विजय वालिया न्यूज पर आकर इस कंपनी की बात को इनकार कर देता है कि ये बात झूठ है। ये खबर सुनने के बाद गीता अपने HR डिपार्टमेंट के बंदे से बात करती है। मित्तल गलती से ये कबूल कर लेता है कि हाँ, हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। तब गीता, जिसने अपना 20 साल का पीएफ निकलवा कर एक रेस्टोरेंट खोलने का सोचा था, वो इस सोच में डूब जाती है कि अगर कंपनी डूब जाती है तो उसके PR का क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों इसी बारे में बैठी बात कर रही होती हैं। तो यहाँ पर जैस्मीन दिव्या और गीता से कहती है, क्यों ना हम भी राजवंशी की तरह सोना स्मगल करें, जिससे हमारी अच्छी कमाई होगी। वो तीनों टेंशन में होती हैं, इसलिए इस बात के लिए मान जाती हैं। लेकिन गीता पूछती है कि वो सोना आखिर किसका था, ये हमें कैसे पता चलेगा। तब हम जैस्मीन को देखते हैं, जिसने मरने के बाद राजवंशी का रोज चुरा लिया था। इसको देखने के बाद वो देख सकती हैं कि राजवंशी की सारी फ्लाइट मुंबई से दुबई की थी, और वो हर बार एक ही नंबर पर मैसेज किया करता था। गीता जब उस फोन को ट्राई करती है तो वो देखती है कि ये तो उसके HR हेड मित्तल का नंबर है। ये पता चलता ही वो तीनों मित्तल के पास पहुंच जाती हैं। मित्तल शुरुआत में तो स्मगलिंग वाली बात नहीं मानता, लेकिन उन तीनों के ब्लैकमेल करने पर कि वो उनको कस्टम वालों को पकड़वा देंगी, वो ये बात मान लेता है। इसके बाद वो इनको अगले दिन MM इंटरप्राइजर की एक कंपनी में बुलाता है,
इसके बाद वो इन्हें सोने के कुछ बिस्किट देता है और कहता है कि ये बिस्किट तुम्हें दुबई तक पहुंचाने होंगे और इन बिस्किट को लेकर भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम तीनों की कुंडली मेरे पास मौजूद है। और उन्हें वहाँ लैंड करने के बाद कस्टम के गेट नंबर 2 से निकलने का कहा क्योंकि उस गेट पर उसकी सेटिंग थी। ये तीनों वापस आकर सोचती हैं कि सभी सोना तो बाहर से लेकर आते हैं, तो आखिर मित्तल इसे बाहर ही क्यों भेज रहा है। लेकिन इस बात का इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्हें तो बस पैसे चाहिए थे। इसके बाद ये तीनों एक आइडिया लगाती हैं कि सोने के बिस्कुट को चॉकलेट बॉल बना देते हैं, इस तरह इन्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद वो एक सुनार की दुकान पे जाकर सारे बिस्किट्स को छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उनके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग करवा देते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद इन तीनों से सारा सोना एक आदमी ले लेता है। वापस आने के बाद मित्तल भी इनके काम पर इन्हें बहुत सारे पैसे देता है। इसे देखने के बाद तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। ये कुछ टाइम और ये काम करती हैं और ढेर सारे पैसे इकट्ठे होने के बाद अपने शौक पूरे करती हैं। दूसरी तरफ कस्टम वाले अभी भी राजवंशी के केस की जांच कर रहे थे और एक दिन कस्टम वाले इन तीनों को रोक कर भी जांच करते हैं। उनको इन तीनों के बैग से बहुत सारे चॉकलेट मिलते हैं जिसके अंदर सोना था, लेकिन कस्टम वाले पहचान नहीं पाते। वो इनकी जांच करवाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर उनका ऑफिसर आ जाता है और क्योंकि वो दिव्या को पसंद करता था और उसको इन तीनों पर कोई शक नहीं था, इसलिए वो इन तीनों को बिना जांच के जाने देता है। अब प्लेन में पहुंचकर गीता कहती है कि अगर आज हम पकड़े गए होते तो हमारा खेल यहीं खत्म हो जाता। दिव्या इंडिया वापस आकर जय से एक बार में मिलती है। यहाँ दोनों मिलकर बहुत खूब बातें करते हैं और आपस में काफी इंजॉय करते हैं। दोनों अब धीरे धीरे क्लोज आते जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि पूरे स्टाफ को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, इसलिए स्टाफ वाले सभी बहुत परेशान होते हैं। उनमें से एक एयर होस्टेस जो इन तीनों की दोस्त होती है, वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि अब उसे अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल से निकलवाकर सरकारी स्कूल में डालना पड़ा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका तो अलग ही सिस्टम चल रहा था। फिर एक दिन जैस्मीन का बर्थडे आता है, जिस दिन ये एक महंगे बार में जाकर बहुत महंगी शराब पीती हैं और दिव्या और गीता आपस में मिलकर जैस्मीन को एक महंगा गिफ्ट भी देती हैं। लेकिन बाहर निकलने के बाद कोमल इन तीनों को देख लेती है। यहाँ गीता के हाथ में एक बहुत महंगी शराब भी थी। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और ये लोग इतने महंगे क्लब में पार्टीज कर रहे हैं और इतनी महंगी शराब पी रही हैं। उसे इन तीनों पर शक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कस्टम वालों को हिंट मिलता है कि इंडिया से गोल्ड बाहर जाने वाला है। ये बात जानने के बाद तुरंत ही लेडी पुलिस जय को बताती है और उसे एक पर्ची भी देती है जिसमें स्मगलर्स के नाम लिखे हुए थे। जब वो पर्ची देखता है तो उसमें दिव्या, गीता और जैस्मीन का नाम लिखा होता है। जय तीनों को उठाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम वही मूवी की शुरुआत वाला सीन देखते हैं जहां लेडी दिव्या, गीता और जैस्मीन को प्लेन में जाकर पकड़ लेती है, लेकिन कस्टम वालों को उनका पूरा बैग और प्लेन चेक करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता और पूछताछ करने के बाद भी वो तीनों कुछ नहीं बताती। इसके बाद फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। जब वो तीनों सोना लेकर प्लेन में चढ़ी होती हैं, तभी इन्हें कोई फोन करके बता देता है कि कस्टम वाले प्लेन में छापा मारने वाले हैं, जिसके बाद ये बिना देर किए सोने को एक प्लेन की जगह में छुपा देते हैं। इस वजह से कस्टम वालों को छानबीन के दौरान कुछ भी नहीं मिलता। कस्टम ऑफिसर प्लेन को जाने की परमिशन देते हैं और पूछताछ करने के बाद इन तीनों को भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब ये परेशान होती हैं क्योंकि सोना तो एयरप्लेन के साथ ही चला गया। ये बात वो मित्तल को भी बताते हैं। वापस आते हुए उन्हें शक होता है कि हो ना हो कस्टम वालों को ये बात कोमल नहीं बताई होगी क्योंकि कोमल ने इन्हें बार के बाहर देख लिया था। गीता और दिव्या जस्मीन पर भड़क जाती हैं क्योंकि बार में जाने का प्लान उनका ही था और वही सबसे ज्यादा दिखावा भी करती थी। अब ये तीनों एक ही प्लेन में तो रहती हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करती और तीनों कुछ दिन के बाद इस काम को भी छोड़ देती हैं क्योंकि यहाँ पर उनको सैलरी नहीं मिल रही होती। इसके बाद गीता अपने घर चली जाती है और दिव्या भी अपने घर में सब सच बताने का फैसला करती है कि वो पायलट नहीं है, लेकिन उसका भाई ये करने से मना कर देता है। जैस्मीन भी अपना कोई दूसरा काम कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन टीवी में खबर चल रही थी कि मुंबई से मास्को जाने वाले प्लेन में से सोने की बारिश होने लगी, जिसमें से चॉकलेट के रूप में 12 किलो सोना बरामद हुआ है। मित्तल ये खबर सुनकर परेशान हो जाता है। ये खबर जय को भी पता चलती है और उसे पता चलता है कि उस दिन किसी ने सही टिप दी थी, लेकिन अब वो इन तीनों को नहीं पकड़ सकता था क्योंकि ना तो उसने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था और ना ही अभी कोई सबूत होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिव्या का जय के साथ ब्रेकअप हो जाता है
दूसरी तरफ कुछ दिन के बाद जैस्मीन के नाना की भी डेथ हो जाती है और वो बहुत दुखी होती है क्योंकि वो अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने नाना से करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन न्यूज चलती है जिसमें बताया जाता है कि एयरलाइन कंपनी कोहिनूर के मालिक विजय माल्या के ऊपर काफी ज्यादा करोड़ों का कर्ज होता है और वो देश छोड़कर भाग गया था और उसके सारे एम्प्लॉइज धरने पर बैठे हैं क्योंकि उनके कई महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। ये खबर सुनने के बाद वो तीनों कोमल से मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इन तीनों की कोमल से बहस हो जाती है। तो यहाँ बातों ही बातों में जैस्मीन कोमल से पूछती है कि जब यही बात थी तो तुमने हमारे बारे में कस्टम वालों को क्यों बताया। तब कोमल कहती है कि उसने किसी कस्टम वाले को कुछ नहीं बताया। इसे सुनने के बाद वो तीनों हैरान हो जाती हैं। अब इन तीनों के दिमाग में चलने लगता है कि अगर कस्टम वालों को कोमल ने नहीं बताया तो किसने बताया है आखिर। तभी इनको याद आता है कि पूछताछ के दौरान कस्टम वाली ने इन्हें कहा था कि उसे कहीं से पुख्ता जानकारी मिली है और उसे एक एयर होस्टेस ने खबर दी थी जो इनके साथ पहले काम किया करती थी। तब गीता को यहाँ पर मित्तल की वाइफ यानी सुधा का याद आता है जो यहाँ पर उनके साथ पहले काम भी किया करती थी और वो अक्सर उनसे मिला भी करती थी। इसके बाद ये तीनों सब्जी मंडी में जाकर उसे घेर लेती हैं और कहती हैं कि तुमने कस्टम वालों को हमारे बारे में क्यों बताया। तब वो बताती है कि मैंने तुम लोगों को फंसाने के लिए नहीं बल्कि अपने पति मित्तल को फंसाने के लिए उन सबको बताया। वो बताती है कि मित्तल गली का कुत्ता है, उसने एक अंग्रेजन फिसाई है और सारे रुपए वो उस पर लुटा देता है। और वो कहती है कि मुझे लगा कि अगर वो कुछ दिन जेल की हवा खाएगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इसके बाद गीता पूछती है कि मित्तल के पास इतना सोना आखिर आता कहाँ से है। तब वो बताती है कि ये सारा माल उसके पति का नहीं बल्कि उसके पति के मालिक का है जिसके लिए वो काम करता है। और हम देखते हैं कि उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि कोहिनूर एयरलाइन का मालिक विजय वालिया होता है। वो कई सालों से अपना माल दुबई भिजवा रहा था। ये सब जानने के बाद वो तीनों बहुत हैरान होती हैं और कहती हैं कि वालिया अपने हजारों स्टाफ को सैलरी ना देकर सिर्फ अपनी तिजोरी भर रहा था। इसके बाद ये तीनों उससे बदला लेने की ठान लेती हैं। सुधा बताती है कि अगले हफ्ते वालिया के बेटे की शादी होने वाली है और सुधा का पति भी अभी उसके पास ही है। इसके बाद ये तीनों कैलकुलेशन करती हैं कि वालिया कितने वक्त से यहाँ से सोना भिजवा रहा है और इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से वालिया के पास अब तकरीबन कुल 3,500 करोड़ रुपए होने चाहिए जिन्हें ये लूटने का प्लान बनाती हैं। अब अगले ही दिन ये तीनों दुबई पहुंच जाती हैं और वहां पहुंचने के बाद वो सुधा के बताए हुए होटल के बाहर देखते हैं तो वहां इन्हें मित्तल मिल जाता है और उसका पीछा करने पर ये लोग वालिया को भी देख लेते हैं। इन्हें पता चलता है कि वालिया इसी होटल में ठहरा हुआ है और यहीं पर उसकी बेटी की शादी भी होने वाली है। ये लोग प्लान बनाती हैं कि इनको सोना लेने के लिए वालिया के रूम में घुसना होगा और क्योंकि कोई आम आदमी वहाँ तक जा नहीं सकता इसलिए इन्हें यहाँ पर अब नौकरी करनी होगी। तभी गीता को याद आता है कि उसके भाई की वाइफ या इसी होटल में शेफ का काम करती है। वो उससे मिलती है और उसे यहाँ काम दिलाने का कहती है। तब वो यहाँ उसके एचआर से मिलाकर वहाँ पर हाउसकीपिंग की जॉब दिलवा देती है जहाँ गीता को पता चलता है कि हर शाम शिफ्ट शुरू होने से पहले ब्रीफिंग दी जाती है और बाकी जगह पर कोई नहीं होता। लेकिन इनको दिक्कत ये थी कि वालिया के रूम से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक कई 100 से ऊपर कैमरा लगे हुए थे जिससे चोरी होने पर ये सब पकड़ी जाती। तब ये तीनों मिलकर सीसीटीवी के हार्ड ड्राइव को करप्ट करने का प्लान बनाती हैं। इसके बाद वो सीसीटीवी रूम के आदमी का नंबर लेकर दिव्या अपने भाई को वो नंबर भेज देती है और उससे वो लड़की बनकर बात करने लगता है। इसके बाद दिव्या को हाउसकीपिंग करते हुए एक स्टाफ से पता चलता है कि रूम की कीज सिर्फ गेस्ट के पास होती हैं और दरवाजे पर लगा पासवर्ड भी डेली चेंज होता है। इसलिए वो तीनों शादी के दिन ही अब रूम की निकालने का फैसला करती हैं। जैस्मीन कहती है कि वो वालिया के पास जाकर उसकी जेब से कार्ड निकाल लेगी, लेकिन गीता कहती है कि उसके आसपास सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होंगे जो उसे ऐसा नहीं करने देंगे। इसके बाद तीनों को एक आइडिया आता है और वो मित्तल के पास पहुंच जाती हैं और उसे जाकर बता देती हैं कि वो लोग वालिया को लूटने वाली हैं और वो उसे अपनी मदद करने के लिए कहती हैं। ये सुनने के बाद मित्तल बहुत हंसता है और ये बात वालिया को बताने के लिए कहता है। तब जैस्मीन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और कहती है कि आपने भले वालिया के लिए इतने साल काम किया लेकिन आपको इस वफादारी पर क्या मिला, और वो उसे अपने साथ शामिल होने पर 7% देने का वादा करती है। ये सुनने के बाद वो फौरन मान जाता है। अब शादी के दिन दिव्या का भाई चिंटू सीसीटीवी वाले रूम वाले बंदे को लड़की बनकर बात करता है और उसको बाथरूम में फंसाए रखता है और उसे फेक न्यूड वीडियो भेजकर बाथरूम में भेज देता है। इस बात का फायदा उठाकर दिव्या सिक्योरिटी रूम में घुस जाती है और सीसीटीवी कैमरा खराब कर देती है। मित्तल भी वालिया के पास जाकर उसके जेब से रूम कीज निकाल लेता है। इसके बाद वो तीनों हाउसकीपिंग के कपड़े पहनकर वालिया के रूम में चली जाती हैं, जहां इन्हें बहुत बड़े बड़े रखे हुए बैग मिलते हैं और इनको लगता है कि सारा सोना इसी में होगा। लेकिन जब वो बैग खोलती हैं तो उसमें देखती हैं कि वो पूरी तरह से खाली हैं।
इसको देखने के बाद इनका दिमाग चकरा जाता है और ये लोग पूरा कमरा खोजने लगते हैं, लेकिन इन्हें पूरे कमरे में कुछ नहीं मिलता। और जिस वक्त ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पर वालिया की बेटी आ जाती है, लेकिन वो इससे छुपकर टेबल के नीचे छुप जाते हैं और मौका पाते ही वहाँ से बाहर निकल आती हैं। अब ये तीनों हिम्मत हार चुकी थी और वापस इंडिया जाने का फैसला करती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैस्मीन ने वालिया के रूम से एक टैबलेट चुरा लिया था, जिससे उन्हें पता चलता है कि वालिया ने एक प्राइवेट जेट बुक किया है जिससे वो कैमन आइलैंड जाने वाला है। तब इन लोगों को लगता है कि हो सकता है सारा सोना वहीं पर हो, और उन्हें उसके टैबलेट से ही पता चलता है कि जेट सुबह सवेरे 7 बजे निकलेगा और उन्हें उस प्लेन में जाने वाले 2 कैबिन क्रू की फोटो भी मिल जाती है। इसके बाद अगले दिन गीता उन दोनों एयर होस्टेस के ऊपर एक औरत से चाय गिरवा देती है, उन्हें फिर बाद में एक बाथरूम में बंद करवा देती है और उनके बैग से उनकी आईडीज निकाल कर जैस्मीन और गीता अपनी फोटो डाल देती हैं। इसके बाद उन्हें बड़ी आसानी से प्लेन पर एंट्री मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग प्लेन में वालिया समेत तमाम उनके ग्रुप की ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिला देती हैं, लेकिन वालिया की बेटी बहुत नखरेली थी, इसलिए वो ड्रिंक पीने से मना कर देती है, पर वो वैसे ही सो जाती है। सभी के सोने के बाद वो बैगेज एरिया में जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर कई सारे बैग रखे हुए थे और उन बैग्स को खोलने पर इन्हें सोना मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर वालिया की बेटी जाग जाती है और उन तीनों को वहाँ पर ऐसा करते देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन नींद की दवाई के ओवरडोज के कारण कोई नहीं जागता। इसके बाद गीता और जैस्मीन दोनों उस वालिया की बेटी को उस कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद फोन से कैप्टन को बता देती है कि प्लेन में एक इमरजेंसी सिचुएशन है। हम देखते हैं कि प्लेन का कैप्टन कोई और नहीं बल्कि दिव्या होती है, क्योंकि उसने पायलट की पढ़ाई और ट्रेनिंग की थी, इसलिए वो प्लेन उड़ा सकती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि दिव्या आखिर इस प्लेन में कैसे चढ़ी। फिर हम देखते हैं कि उन्हें टैबलेट से पता चलता है कि प्लेन का पायलट तो किरण वधेरा है, जिसका गीता के साथ पहले चक्कर था। इसके बाद गीता करण से मिलकर उसे बेहोश कर देती और उसकी आईडी ले लेती है और दिव्या नकली कैप्टन बनकर प्लेन में चढ़ जाती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे ही प्लेन को लैंड करवाने की बारी आती है तब दिव्या अपने हाथ खड़े कर देती है, क्योंकि इस प्लेन का सिस्टम काफी अलग था और उनको कोई ग्राउंड सपोर्ट भी नहीं था। दिव्या बहुत पैनिक कर जाती है, लेकिन गीता उसे वापस थप्पड़ मारकर सीट पर बैठने को कहती है। इसके बाद दिव्या वहाँ पर रखी एक किताब को देखती है और क्योंकि वहाँ पर कोई ग्राउंड सपोर्ट नहीं था, इसलिए उसे यहाँ पर देखकर मैनुअल लैंडिंग करवानी होती है। तीनों बहुत डरी हुई थी, लेकिन अभी उनके पास सिर्फ यही रास्ता था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक सुनसान रनवे पर प्लेन को लैंड करवा देते हैं और थोड़े बहुत झटके के बाद आखिरकार प्लेन लैंड हो जाता है। तीनों बहुत खुश होती हैं और वहाँ पर वालिया की नींद खुल जाती है, लेकिन उसे इन लोगों ने बांध कर रखा हुआ था। इसके बाद ये तीनों एक एक बैग लेकर यहाँ से उतर जाती हैं और यहाँ हम देख पाते हैं कि उन्होंने ये प्लेन कैमन आइलैंड पे नहीं बल्कि इंडिया के ही किसी एक सुनसान एरिया पर लैंड करवाया था। इसके बाद वालिया को पुलिस वाले घेर लेते हैं और कस्टम वालों को भी यहाँ से ढेर सारा सोना मिलता है। इसके बाद हम जैस्मीन, दिव्या और गीता को देखते हैं, जिन्होंने पहले ही फोन करके कस्टम वाले ऑफिसर जय को बता दिया था और उसे अपने साथ मिला लिया था। इसके बाद ये सब यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं भाई, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को टाइम पर देख सकें।